हेलो नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो आज का अपना विषय है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों के माध्यम से कई बार देखने और सुनने को मिल रहा है। तो आज का अपना विषय प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आज अपन वो सब कुछ जानेंगे जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते हैं। तो आज का अपना विषय है प्लाज्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा क्या है प्लाज्मा। प्लाज्मा दरअसल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं मानव शरीर में रक्त होता है, खून होता है। उस खून का जो पीला वाला भाग होता है, जो पीला भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होता है रक्त का लगभग 55 से 60% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का पीला तरल भाग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जो मानव शरीर के रक्त में पाई जाने वाली प्लाज्मा में 92% क्या होता है, पानी होता है। 92% तक क्या होता है, जल होता है। जल के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी मौजूद होते हैं। और ये रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 55 से 60% होता है। तो क्या हमने जाना कि प्लाज्मा क्या होती है। मानव के रक्त में पाया जाने वाला वह तरल पीला पदार्थ जिसमें 92% जल होता है और 7% क्या होती है, प्रोटीन होती है। और इसके अलावा क्या होता है, इनमें मिनरल, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। तो आखिर प्लाज्मा करता क्या है शरीर में। देखिए प्लाज्मा हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण करता है। एंटीबॉडी निर्माण करने का काम किसका है, प्लाज्मा का। देखिए हमको अभी दो शब्द देखने को काफ़ी मिल रहे हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। देखिए एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, प्लाज्मा करती है। और एंटीजन का निर्माण कौन करती है, आरबीसी करती है, रेड ब्लड कॉर्पस। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो मानव शरीर में भिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अर्थात मानव शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखने का कार्य किसका है, एंटीबॉडी का ही है। तो एंटीबॉडी जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा रहेगी वह उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, उसकी इम्यूनिटी रहेगी और उतनी सक्षम तरीके से वह वायरस से लड़ पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी। देखिए ये हमारे ब्लड का कुछ भाग होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया, ये है WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल, और बीच में जो पीला पदार्थ भरा हुआ है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। ये रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 55%। बाकी जो 45% होता है उसमें कौन कौन आता है, एक तो आता है वाइट ब्लड सेल्स और एक आता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस। इसके अलावा एक और होता है ब्लड प्लेटेलेट जो रक्त का थक्का बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट। ठीक है। तो रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा 55%, बाकी 45% क्या क्या रहता है, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट। तो इतना सब कुछ हमारे ब्लड में मौजूद होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो क्या है, कोरोना से संक्रमित हुए और उनका उपचार करने के पश्चात वह ठीक हो गए, बिना उपचार के भी ठीक हो गए हैं या उपचार के पश्चात वो लोग ठीक हो गए हैं, उनके शरीर में से प्लाज्मा निकाल करके, प्लाज्मा निकाल करके कोरोना संक्रमित मरीज के ब्लड में इंजेक्शन के माध्यम से प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है, कुछ ही दिनों में क्या होता है, वो कोरोना से रिकवर हो जाता है, यानी वो कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। तो नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी को कायल सेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी का एक अन्य नाम क्या है, प्लाज्मा थेरेपी का अन्य नाम है कायल सेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है।
तो देखिए प्लाज्मा क्या थेरेपी क्या है, इसमें कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाल करके संक्रमित व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट कर दिया जाता है और कोविड से ठीक हो चुके व्यक्ति को प्लाज्मा से एंटीबॉडी बन जाती हैं जो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के लिए मददगार हो सकते हैं। तो देखिए वही मैंने आपको बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और वो या तो अपने आप हो गए ठीक, यदि उनके अंदर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएंगे। अगर वह अपने आप सही नहीं हुए या ट्रीटमेंट के द्वारा वो सही हो गए तो इसका मतलब उनके शरीर में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाने की पर्याप्त शक्ति मौजूद है, वो कोरोना से लड़ सकते हैं। इसलिए उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा को निकाल करके कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा को इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी कितने प्रतिशत काम करती है, कभी ये काम भी करती है कभी काम भी नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अधिकतर भारत में जितने भी प्लाज्मा थेरेपी हुए हैं उसमें हमको सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये है कोरोना और ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाल दिया जाता है तो एक इस प्रकार के पैकेट में उसको पैक कर दिया जाता है और एक क्या होता है, मरीज तक इसको पहुंचा दिया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से ये प्लाज्मा उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जानते हैं कौन कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं, अर्थात जिनने कोरोना को मात दे दी है, उनके रिकवरी के 28 से 30 दिनों के बाद वे अपना प्लाज्मा क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना वायरस हुआ है और वो 28 से 30 दिनों के पश्चात अपने शरीर से प्लाज्मा को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कितने दिनों के बाद, 28 से 30 दिनों के बाद। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लाज्मा डोनेट करने वाले व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए, RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। उसकी एक हार्ड कॉपी चाहिए और आधार कार्ड की कॉपी भी एक साथ चाहिए। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 से 60 के मध्य होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से प्लस है और 60 के नीचे है, यानी 18 से 60 के मध्य वाला व्यक्ति ही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जिन लोगों के शरीर में बुखार, सर्दी, खांसी जैसे सिम्टम्स हों वे भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उनमें देखिए ऐसे व्यक्ति भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिनमें बुखार है, सर्दी खांसी सर्दी है, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास कोरोना जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, सीधा सा मतलब है। और ज़्यादातर ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने से बचें, क्योंकि क्या होता है, ये कभी कभी RT-PCR जो टेस्ट होती है वो पॉजिटिव होने, जैसे कोरोना है अपन को, तो भी क्या RT-PCR टेस्ट क्या बता देता है, कोरोना को नेगेटिव बता देता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हैं उनको प्लाज्मा डोनेट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए 50 किलोग्राम या ज़्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ब्लड दे सकता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका वजन कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता जिसका वजन 50 किलोग्राम से कम हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, अर्थात इनसे प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता। देखिए पहले पर है प्रेग्नेंट वुमेन्स, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई डोनेट नहीं देना चाहिए, ब्लड भी नहीं देना चाहिए और प्लाज्मा भी नहीं देना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऐसे लोग जो डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें भी प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये अगर ऐसा व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, किडनी लिवर की समस्याएं या HIV एड्स से ग्रसित है,
तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी क्या करेगा, संक्रमित करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर और HIV वायरस से ग्रसित हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स मेडिकल की दवाओं का सेवन कर रहा है या कोई रोग है उसकी मेडिकल की सेवाएं ले रहा है वो, तो उसको भी किसी प्रकार की प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ये अपन ने जाना कि कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता, किसको, प्लाज्मा को। चलिए देखते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए शुरुआत से देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए सबसे पहले अपन ने जाना प्लाज्मा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लाज्मा क्या होती है। प्लाज्मा रक्त का वह तरल भाग होता है, वह पीला तरल भाग होता है जिसमें 92% तो जल होता है, बाकी 7% इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ध्यान रखना प्लाज्मा से ही किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। प्लाज्मा ही क्या बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और ये एंटीबॉडी हमें बाहर से जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है उसको मारने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। यानी एंटीबॉडी हमें बाहर से आए वायरस जीवाणु से क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये थी प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा हमने जाना कि रक्त में और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये RBC, ये WBC और प्लाज्मा, ठीक है। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो पीला पदार्थ है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और रेड भाग है उसको RBC कहते हैं, और जो वाइट भाग होता है उसको क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। इसके अलावा एक और भाग मैंने बताया था आपको, ब्लड प्लेटलेट। जो डेंगू जो रोग हो जाता है, जब व्यक्ति को डेंगू रोग होता है तो उसमें मानव शरीर का प्लेटलेट्स होते हैं वो तेज़ी से गिरने लगते हैं, ठीक है। और व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का, यानी रक्त क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और शरीर से बाहर निकलने लगता है। देखिए एक बात और ध्यान रखें, जो हमारा जो प्लाज्मा होता है इसी से बनती है क्या, विटामिन K, और जो रक्त का थक्का बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर व्यक्ति का शरीर का थक्का नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि उसकी प्लाज्मा में से विटामिन K नहीं बन रहा है। अगर विटामिन K नहीं बनेगा तो उसके शरीर में क्या नहीं बनेगा, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और रक्त लगातार बहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने जाना प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और बाद में वो या तो अपने आप या इलाज के दौरान ठीक हो गए हैं, उसके 28 से 30 दिन बाद उनके शरीर में से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा को इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। हालांकि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, कई बार ये WHO और अन्य संस्थाएं ये कह चुकी हैं, जो भारत का ICMR भी ये कह चुका है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ये ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है। फिर भी इसमें कई मरीजों की जान बचाई है, ठीक है ना। देखिए अभी भारत में अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में भारत का प्रथम प्लाज्मा ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भारत का पहला प्लाज्मा ब्लड बैंक कहाँ पर बनाया गया है तो इसका जवाब होगा न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा, दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा भारत का प्रथम प्लाज्मा ब्लड बैंक बनाया गया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ाए थे हम, आगे हमने क्या जाना था, आगे ये मैंने आपको बताया था ये कोरोना वायरस है और ये है प्लाज्मा, इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद कौन कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट, हमने ये जाना, ठीक है। तो कौन कौन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो 28 से 30 दिन के बाद कोरोना से क्या होता, संक्रमित हुआ था और उसके 28 से 30 दिन बाद वह अपना क्या कर सकता है, प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 के मध्य होनी चाहिए, और वजन कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम, और वह किसी प्रकार से रोग से ग्रसित
नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हमने जाना था कि किडनी डोनेट नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ हमने बताई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कभी प्लाज्मा डोनेट नहीं करनी चाहिए, और डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर और HIV वायरस से पीड़ित व्यक्ति को भी प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। और मेरी सलाह है कि ऐसा व्यक्ति भी प्लाज्मा डोनेट ना करे जो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो, क्योंकि जब आप प्लाज्मा दूसरे को डोनेट करेंगे तो जो आपको बीमारी है वो सामने वाले को भी हो जाएगी। यानी प्लाज्मा डोनेट करने वाला व्यक्ति पूर्णतः क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वैसे हमारा था प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा के बारे में हमने सब कुछ जाना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।